नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एसबीटी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर चूरू। प्राणी कार्यिकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्राणी कार्यिकी के अंतर्गत हम मानव में पाचन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र और मानव के भोजन के घटक उनके बारे में विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद में हम मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम बातें कर रहे थे। तो अब तक हमने रक्त और रक्त का जो संगठन है उसके बारे में चर्चा की। रक्त के विभिन्न संगठन, उसके प्लाज्मा और उसकी जो ब्लड कार्पल्स हैं या रक्त कणिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। आज एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं ये व्याख्यान रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वह रक्त समूह एवं उनकी वंशानुगति। सामान्यतः जनरली हम कुछ बातें सुनते हैं या हम जानते भी हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है, तो ऐसी विशेष गंभीर परिस्थितियों में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड है या रक्त जो है वो दिया जाता है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तादान कहा जाता है। रक्तादान के समय कुछ बातें हैं, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति ब्लड ले रहा है उसको ग्राही या रिसिपिएंट कहा जाता है, और जो व्यक्ति ब्लड देता है उसको डोनर या दाता कहा जाता है। तो डोनर और जो रिसिपिएंट है उनके ब्लड के मध्य एक मैचिंग होनी चाहिए, उनके ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए, या फिर इस प्रकार से मैचिंग होनी चाहिए कि उनके रक्तदान के दौरान किसी प्रकार की गंभीर स्थिति उत्पन्न ना हो या एग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया ना हो। तो रक्त समूह क्या होते हैं, उनका रक्तदान में क्या महत्व है और उनकी वंशानुगति कैसे होती है, इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से इस व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगा। रक्त समूह वास्तव में क्या होते हैं? हम जानते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं उन सेल्स पे विशेष प्रकार के प्रोटीन उनकी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन जो है वो परिधीय प्रोटीन कहलाते हैं। तो ये प्रोटीन ही जो है वो रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। आरबीसी भी हमारी एक सेल होती है, उस आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी इसी प्रकार की अनेक प्रकार के प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं जो रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, वो एंटीजन्स कहलाते हैं। तो ये आरबीसी की सतह पे उपस्थित एंटीजन्स जो हैं वो ही रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। ये व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, यानी ये व्यक्ति विशिष्ट हो सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ए में कोई एक विशेष प्रकार का आरबीसी पर एक प्रोटीन उपस्थित है, लेकिन व्यक्ति बी में वह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो इन दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं उन विशेष प्रकार के एंटीजन्स के कारण जो मानव समष्टि में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ब्लड ग्रुप हैं उनका ही रक्तदान में विशेष महत्व है और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे हम समस्त ब्लड ग्रुप की बात करें तो समस्त जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो एक विशेष कबीले के तक या एक विशेष प्रकार की मानव समष्टि तक ही सीमित होते हैं, वो प्राइवेट ब्लड ग्रुप कहलाते हैं। और दूसरे ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो लगभग सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, वो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहलाते हैं। यहाँ पर हम जिन ब्लड ग्रुप की बात करेंगे उसमें से दो ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ रक्त समूह है, और दूसरा है आरएच कारक या आरएच फैक्टर। तो जिस प्रकार से आरबीसी की सतह पे एंटीजन उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से जो ब्लड प्लाज्मा है उस ब्लड प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये एंटीबॉडी की जब हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इन एंटीबॉडी का निर्माण इम्यून सिस्टम के दौरान प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा बी सेल का निर्माण करती हैं और उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो इस प्रकार के एंटीबॉडी जो है वो इम्यून प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं और उनका निर्माण हमारी इस प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण हमारी जीवन के दौरान होता रहता है, यानी किसी एंटीजन के प्रवेश करने के फलस्वरूप होता है। लेकिन कुछ एंटीबॉडी जो हैं वो जन्मजात ही हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही हो जाता है और उनका निर्धारण जेनेटिकली होता है। जिस प्रकार से ये एंटीजन जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं, उसी प्रकार से कुछ एंटीबॉडी जो हमारे रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं वो जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं, यानी जन्म के समय से ही उनका निर्माण जो है वो बॉडी में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एंटीबॉडी या जो एंटीजन जन्म के साथ ही प्रकट होते हैं वो उनमें एक विशेष प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। उनमें ऐसा होता है कि यदि
आरबीसी की सतह पे कोई विशेष प्रकार का एंटीजन यदि ए उपस्थित है तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होगा। यानी अगर एंटीबॉडी ए होगा और एंटीजन ए है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये जुड़ जाएंगे और आरबीसी का श्रवण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यदि आरबीसी की सतह पे एंटीजन टाइप ऑफ ए उपस्थित है तो ब्लड प्लाज्मा में अब कोई दूसरे टाइप का एंटीबॉडी ही प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार की यह व्यवस्था इस एंटीजन्स और एंटीबॉडी के मध्य देखने को मिलती है। तो इस एंटीजन के कारण कुछ जो रक्त समूह हैं वो बनते हैं, उसमें से एबीओ सिस्टम है और दूसरा आरएच कारक है। तो पहले हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, यानी रक्त समूह का जो एक टाइप है एबीओ ब्लड ग्रुप, उसकी हम बात करते हैं। तो वास्तव में जो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये आरबीसी की सतह पे उपस्थित कुछ एंटीजन्स के कारण होता है, जिसमें एक एंटीजन का टाइप ए होता है। तो जिन व्यक्तियों के सतह पे या जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए उपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप ए बनता है। जिनकी आरबीसी की सतह पे एंटीजन बी उपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप बी बनता है। जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पे ना ए होता है ना बी होता है उनका ब्लड ग्रुप ओ बनता है। और जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पे ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। तो इस प्रकार से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनते हैं जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उपस्थित विशेष प्रकार के एंटीजन जिसमें टाइप ए और टाइप बी होते हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर इनका निर्धारण होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज जो है वो लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रिसस बंदरों पे वो प्रयोग कर रहे थे और उस दौरान रक्ताध्यान के दौरान उन्हें विशेष प्रकार की रिएक्शन देखी और उसके आधार पे उन्होंने इस प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम का निर्धारण किया या उसकी खोज की। तो मैंने आपको बताया कि एबीओ जो सिस्टम है वो एंटीजन के एक विशेष प्रकार जो कि एक कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड होते हैं उनका आरबीसी के मेम्ब्रेन पे उपस्थित होने के कारण होता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई ओलिगोसेकेराइड उपस्थित है और ओलिगोसेकेराइड जो है उसकी संरचना कॉम्प्लेक्स है, यानी ये एक हेटेरो ओलिगोसेकेराइड है जिसमें फ्यूकोज है, फ्यूकोज के साथ गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज के साथ ग्लूकोज एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन है। यहाँ पर GLC-NAC का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन। तो फ्यूकोज गैलेक्टोज और उसके साथ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन जुड़ा है और उसके साथ एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी है या एक ओलिगोसेकेराइड जुड़ा है आर से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आर का मतलब है यहाँ पर एक ओलिगोसेकेराइड। तो ये एक ओलिगोसेकेराइड जिसके साथ ये विशेष रूप से ये फ्यूकोज गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन जुड़े हुए हैं, तो ये उपस्थित है। अगर केवल यही श्रृंखला उपस्थित है तो इस प्रकार का जो एंटीजन है वो एच एंटीजन या एंटीजन ओ कहलाता है। इस प्रकार का एंटीजन एच एंटीजन या एंटीजन ओ कहलाता है। इस एंटीजन के लिए ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो यानी अगर ये ही एंटीजन उपस्थित है, यानी एंटीजन एच या एंटीजन ओ उपस्थित है, तो उस ऐसा जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन जो है वो क्रिएट नहीं करता है। तो ये एच एंटीजन या ओ एंटीजन कहलाता है। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे केवल इतनी ही स्ट्रक्चर उपस्थित हो तो ऐसे व्यक्तियों का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ बनता है और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रक्ताध्यान में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं करता है। दूसरा, अब इस एंटीजन के साथ अगर उस व्यक्ति के शरीर में कुछ एंजाइम उपस्थित हैं तो उस एंटीजन के साथ कुछ दूसरा जो एक शर्करा समूह है वो जुड़ जाता है। तो अगर उस शर्करा समूह के जुड़ने से फिर 2 प्रकार के एंटीजन बन सकते हैं, एक एंटीजन ए बनता है और दूसरा एंटीजन बी बनता है। यदि उस व्यक्ति में एक एंजाइम जिसको एन एस्टाइल गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम अगर उपस्थित है तो ये एंजाइम जो है वो इस एच एंटीजन के जो गैलेक्टोज है उस गैलेक्टोज के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोज समूह को जोड़ देगा और ऐसी स्थिति में एंटीजन ए बन जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरा व्यक्ति जिसमें दूसरा एंजाइम उपस्थित है जिसका नाम है गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज, तो अगर गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम उपस्थित है तो यह एंजाइम जो है वो गैलेक्टोज को जोड़ देगा, यानी जहाँ पर ये एच एंटीजन में गैलेक्टोज है उस स्थान पे वो एक शर्करा जोड़ देगा, गैलेक्टोज शर्करा को जोड़ देगा और ऐसी स्थिति में जो एंटीजन बनेगा वो अब एंटीजन बी हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि एंटीजन ए जो है उसकी स्ट्रक्चर में हम देखें तो बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है जो एच एंटीजन या ओ एंटीजन की है, लेकिन उसमें जहाँ पर गैलेक्टोज है उस गैलेक्टोज के साथ एन एस्टाइल गैलेक्टोज एमीन जुड़ा है, जबकि एंटीजन बी में जहाँ पर गैलेक्टोज है वहाँ पर गैलेक्टोज के साथ एक दूसरा गैलेक्टोज जुड़ा है। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो अल्फा 1,3 बॉन्डिंग होती है। अल्फा पहले अल्फा कार्बन के साथ उसका तीसरा कार्बन जुड़ता है। तो इस प्रकार से एंटीजन ए और एंटीजन बी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये जो ओलिगोसेकेराइड कॉम्प्लेक्स है, ये ओलिगोसेकेराइड कॉम्प्लेक्स जो है वो वास्तव में आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या तो किसी सेरामाइड समूह के साथ जुड़ा होता है या फिर किसी पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के साथ जुड़ा होता है। तो इसका जो आर समूह है वो आर समूह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उपस्थित सेरामाइड जो कि एक फॉस्फोलिपिड है उस फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ सकता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ये जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में ये दोनों ही एंजाइम उपस्थित नहीं है, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान उनमें वो एलिल्स या वो जीन नहीं है जो इन एंजाइम का निर्माण करें, तो ऐसी स्थिति में उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे केवल एच एंटीजन या ओ एंटीजन बनता है। तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसमें मान लीजिए कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान एंजाइम का निर्माण हुआ और वो जो एंजाइम बना वो बना एन एस्टाइल गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज। तो उस एंजाइम में वो एलील या वो जीन उपस्थित हैं जो इस एंजाइम का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में एच एंटीजन के स्थान पे अब ए एंटीजन का निर्माण हो जाएगा। कोई दूसरा इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम का निर्माण हुआ, यानी उसमें जीनीय व्यवस्था उस व्यक्ति में जीनीय व्यवस्था इस प्रकार थी कि वो गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम का निर्माण करे, तो उस व्यक्ति में बी एंटीजन का निर्माण हो जाएगा। चौथी स्थिति ये हो सकती है कि कोई इंडिविजुअल है जिसमें ये दोनों प्रकार के एंजाइम उपस्थित हैं, यानी उसमें उस व्यक्ति में वो दोनों प्रकार के एलील मौजूद हैं जो इन एंजाइम्स का निर्माण कर सकें। तो ऐसे व्यक्तियों में फिर आरबीसी की मेम्ब्रेन पे दोनों प्रकार के एंटीजन यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी उपस्थित हो सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यदि केवल एच एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ओ बनता है। यदि केवल ए एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए बनता है। यदि केवल बी एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप बी बनता है। और यदि ए एंड बी दोनों एंटीजन उपस्थित हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। तो इस प्रकार एबीओ सिस्टम के दौरान ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनते हैं। अब ये 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं उसमें हमने देखा कि एंटीजन कौन सा उपस्थित होगा, लेकिन इसके साथ साथ ही एंटीबॉडी हैं वो भी रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और ये एंटीबॉडी जो है वो जन्मजात उस व्यक्तियों के प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण किसी एंटीजन के प्रवेश करने के फलस्वरूप नहीं होता है। जो सामान्यतः जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनते हैं वो किसी बाहरी एंटीजन के प्रवेश करने के फलस्वरूप बनते हैं, यानी वो इम्यून प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी होते हैं। लेकिन ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो सामान्य ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस टेबल के दौरान हम देखेंगे तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी व्यक्ति में ए एंटीजन उपस्थित है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होगा, यानी अगर एंटीबॉडी ए होगा तो वो ए के साथ रिएक्शन कर जाएगा, वो उसके साथ जुड़ जाएगा और आरबीसी का समूहन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति में एंटीजन ए पाया जाता है यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन बी होगा, तो वहाँ पर एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में जो उपस्थित होगा वो ए होगा। अब जिस व्यक्ति में दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे यानी ए भी होगा और बी भी होगा, तो निश्चित तौर पे उसके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा। और जिस व्यक्ति की आरबीसी पर ना एंटीजन ए है ना बी है यानी एच टाइप का एंटीजन है, तो एच टाइप का एंटीजन होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है, यानी ऐसे व्यक्तियों के ब्लड प्लाज्मा में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। तो हम देख सकते हैं इस टेबल के दौरान, यहाँ पर ये टेबल जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी रक्त समूह यदि ए है तो आरबीसी पे एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी जो ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होगा वो बी होगा। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ए बी जो है जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे आरबीसी पर, ए भी होगा बी भी होगा और यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा यानी एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। उसी प्रकार से अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन यहाँ पे अनुपस्थित है यानी ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं है।
एंटीजन का मतलब यहाँ पर ए और बी की बात कर रहे हैं हम। और ऐसे व्यक्तियों के ब्लड प्लाज्मा में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ए भी मिलता है और बी भी मिलता है। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के जो रक्त समूह हैं उन पे कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी होगा, ये इस टेबल के दौरान हम देख सकते हैं। अब प्रतिशत, भारत में ब्लड ग्रुप का कितना प्रतिशत लोगों में देखने को मिलता है, तो ये भी एक रोचक बात है, एक महत्वपूर्ण बात है। भारत में सर्वाधिक जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका 37.12% ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं। उसके बाद में ब्लड ग्रुप बी है, 32.26% ब्लड ग्रुप बी वाले लोग होते हैं। और उसके बाद में ब्लड ग्रुप ए है 22.88%। और सबसे कम जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है 7.74%। ये ब्लड ग्रुप जो है वो लोगों में प्रतिशतता कितनी है वो इसके द्वारा हम देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ब्लड ग्रुप का महत्व कहाँ पर है, रक्ताध्यान के दौरान ब्लड ग्रुप का विशेष महत्व होता है। जब एक व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो उस दौरान ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या जो ब्लड दिया जा रहा है वो ब्लड उस व्यक्ति में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति ब्लड देने जा रहा है वो दाता कहलाता है, डोनर कहलाता है, और जो व्यक्ति ब्लड लेता है वो ग्राही या रिसिपिएंट कहलाता है। तो ब्लड ग्रुप, रक्ताध्यान के दौरान इन ब्लड ग्रुप को देखना पड़ता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि जो डोनर है उस डोनर की हम जनरली आरबीसी देते हैं, क्योंकि रक्त जब हम देते हैं तो हीमोग्लोबिन की पूर्ति करनी होती है, प्लाज्मा की पूर्ति खाने पीने से हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन चूंकि आरबीसी में प्रेजेंट होता है तो जो ब्लड दिया जाता है खून की कमी के दौरान वो आरबीसी दी जाती हैं। और आरबीसी, इसी कारण से वो जो रक्त दिया जाता है वो गहरे लाल रंग का दिखाई देता है। तो जो डोनर होता है उसकी आरबीसी दी जाती हैं, तो आरबीसी पे हमें पता है एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो उस पे कौन सा एंटीजन है, और जो ग्राही है उस ग्राही के प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। यानी दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये सेम नहीं होने चाहिए। बस इतना ध्यान में रखा जाता है और इसके आधार पे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो एक मैंने चित्र बनाया है उस चित्र से आप देख सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ए है, इधर ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप बी है। तो पहले हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति डोनर है तो डोनर की हमें एंटीजन ध्यान में रखना है, तो उसके पास एंटीजन ए है। तो हमें ऐसे रिसिपिएंट देखने हैं जिसमें जो एंटीबॉडी ए उपस्थित ना हो। तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है, तो ए जो है वो ए वाले को अपना ब्लड दे सकता है। दूसरा ब्लड ग्रुप ए बी है, वहाँ पर भी एंटीबॉडी ए नहीं होता है, क्योंकि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ए है वो ए बी को भी ब्लड दे सकता है। यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है वो स्वयं को, यानी ए को ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को दे सकता है और दूसरा ए बी वाले को दे सकता है। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी जिसका है तो उनमें एंटीजन बी होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एंटीबॉडी बी नहीं होना चाहिए, ग्राही के जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडी बी नहीं होना चाहिए। तो एंटीबॉडी बी कहाँ नहीं होता है, एक तो जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीबॉडी बी नहीं होता है, और दूसरा जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वहाँ पर भी एंटीबॉडी बी नहीं होता है। तो जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप बी होता है वो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, दूसरा वह ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त या ब्लड दे सकता है। उसी प्रकार अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी में चूंकि दोनों प्रकार के एंटीजन हैं, ए बी है और बी भी है, तो ऐसा ग्राही जिसमें ना एंटीबॉडी ए हो ना एंटीबॉडी बी हो उनको ए बी ब्लड ग्रुप है वो ब्लड दे सकता है। तो हम जानते हैं कि केवल और केवल ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें ही केवल जो है वो ए और बी दोनों एंटीबॉडी नहीं होते हैं। बाकी ब्लड ग्रुप बी है वहाँ पर एंटीबॉडी ए होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वहाँ एंटीबॉडी बी होता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वहाँ ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। तो ए बी है वो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही जो है वो ब्लड दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं ओ की, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ओ जो है वो किसी को भी दे सकता है, चाहे कोई भी एंटीबॉडी हो प्लाज्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए है वो बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इसी कारण से ओ चूंकि सभी को ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है, इसलिए ओ है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, सार्वत्रिक दाता कहलाता है।
जबकि ए बी है वो केवल स्वयं को ही रक्त दे सकता है, स्वयं के समान ही रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, लेकिन ये सभी से ले सकता है, यानी ये बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट या सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है। यहाँ पर आर एच कारक भी महत्वपूर्ण होता है, ए प्लस बी प्लस या ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो आर एच कारक की क्या भूमिका है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम केवल एबीओ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र के दौरान आसानी से हम समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति किस प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त है या ब्लड है वो दे सकता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ए है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी है वो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ है वो सभी को दे सकता है और ए बी है वो केवल ए बी से ही ले सकता है और केवल ए बी को दे सकता है। तो इस रेखा चित्र के दौरान हम ये रक्ताध्यान कैसे किया जाता है उसको समझ सकते हैं। लेकिन जनरली हॉस्पिटल में जो हम ब्लड देते हैं या जो लिया जाता है वो सामान्यतः जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसको ब्लड ग्रुप ए से ही लेते हैं और बी वाले को ब्लड ग्रुप बी से, यानी सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड लिया जाता है या उसको दिया जाता है। अब इसकी वंशानुगति कैसी होती है एबी और रक्त समूह की, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जनरली हम जानते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है या हम जानते हैं कि जो भी लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं वो विशेष प्रकार के जीन्स के कारण होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। उन जीन्स के जो डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो एलिल्स कहलाती हैं। जैसे हमने मटर के पौधे में देखा कि लंबाई का जीन है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें जो जीन पौधे को लंबा बनाता है उसको हम कैपिटल टी से लिख देते हैं और जो जीन पौधे को बोना बनाता है वो उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसी प्रकार से एबीओ सिस्टम जो ब्लड ग्रुप है उसके 3 प्रकार के एलिल जो है वो मानव समष्टि में देखने को मिलते हैं। तो जब 2 से अधिक एलिल्स किसी लक्षण के लिए समष्टि में पाए जाते हों तो वह स्थिति बहुयुग्म विकल्पिता या मल्टीपल एलिलिज्म कहलाती है। तो रक्त समूह की जो वंशानुगति है ये एक मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है, बहुयुग्म विकल्पिता का उदाहरण है, क्योंकि मानव समष्टि में इसके लिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए 3 प्रकार के एलिल देखने को मिलते हैं। इसमें एलिल को रिप्रेजेंट करते हैं आई ए, आई बी और आई ओ। यानी आई ए है वो ब्लड ग्रुप ए बनाता है, आई बी है वो ब्लड ग्रुप बी बनाता है और आई ओ है वो ब्लड ग्रुप ओ बनाता है। चूंकि ये आई ए एलिल है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण करेगा जिससे आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए बनेगा। आई बी है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण करेगा जिससे आरबीसी की सतह पे एंटीजन बी बनेगा। और आई ओ है वो कोई भी एंजाइम का निर्माण नहीं करता है जिससे आरबीसी की सतह पे एंटीजन एच ही रहता है, वो ए या बी में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसी कारण से ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। तो अब कौन सा एलिल उस व्यक्ति में उपस्थित है उसके आधार पे फिर ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है। हम जानते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती हैं, यानी प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वो जोड़ों में उपस्थित होते हैं और एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र हैं वो समजात या होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो जिन गुणसूत्रों पे ये ब्लड ग्रुप के एलिल मौजूद हैं, मान लीजिए कि वो गुणसूत्र ये गुणसूत्रों का जोड़ा है जिसपे ये दोनों एलिल जिसपे ये ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के लिए उत्तरदायी एलिल हैं वो मौजूद हैं। तो इस गुणसूत्र पे एलिल का कोई एक फॉर्म हो सकता है और इस गुणसूत्र पे एलिल जो है उसका कोई दूसरा फॉर्म हो सकता है। यानी एक व्यक्ति में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में ये जो जीन है इस जीन है वो डबल होते हैं, यानी 2 की संख्या में ये एलिल मौजूद होते हैं। तो अब ये कौन से एलिल मौजूद हैं, उनकी व्यवस्था कैसी होती है, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है और उस जीनोटाइप के कारण कौन सा रक्त समूह जो है वो प्रकट होता है, कौन से आरबीसी पे एंटीजन प्रकट होते हैं जिसके फलस्वरूप रक्त समूह निर्धारित होता है, वह उसका फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप कहलाता है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में जो दोनों एलिल हैं जो दोनों गुणसूत्रों पे उपस्थित हैं वो दोनों एलिल आई ए टाइप हैं, या मान लीजिए वो आई ए या आई ओ टाइप है, या मान लीजिए वो आई बी टाइप है। इस प्रकार से 6 प्रकार के ये जो संयोजन है वो प्राप्त हो सकते हैं, 6 प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 प्रकार के जो जीनोटाइप हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें एक जीनोटाइप है वो आई ए टाइप है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों ही जो एलिल हैं वो आई ए हैं तो एंटीजन ए बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। दूसरी स्थिति में आई ओ टाइप है, तो ऐसी स्थिति में ओ चूंकि कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, ना ए बनाएगा ना बी बनाएगा, जबकि आई ए की मौजूदगी में एंटीजन ए बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। उसी प्रकार से आई बी की स्थिति में एंटीजन बी बनेगा तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। चौथी स्थिति में आई बी और आई ओ है,
तो एंटीजन बी बनेगा, तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। पांचवी स्थिति में दोनों प्रकार के एलील हैं, ए भी है बी भी है, तो दोनों प्रकार के एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट हो जाएंगे, तो ब्लड ग्रुप ए भी बन जाएगा। और छठी स्थिति में ना आई ए उपस्थित है ना आई बी है, यानी दोनों ही आई ओ एलील है, तो ना एंटीजन ए बनेगा ना एंटीजन बी बनेगा। ऐसी स्थिति में ब्लड ग्रुप ओ है वो प्राप्त होगा। तो ये 6 प्रकार के जीनोटाइप हैं, जिसके फलस्वरूप 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं वो बनते हैं। अब इनकी वंशानुगति कैसे होती है, तो हम ये तय कर सकते हैं कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप और माता का ब्लड ग्रुप अगर हमें पता हो, तो हम संतान के जो संभावित ब्लड ग्रुप हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी हम जांच कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक केस है जिसमें पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है। तो हम जानते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, एकमात्र जीनोटाइप जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो ये होगा आई ए आई बी। और माता का ब्लड ग्रुप चूंकि ओ है तो उसका भी एकमात्र पॉसिबल जीनोटाइप है वो आई ओ और आई ओ होगा। अब जब पिता के गैमेट्स बनेंगे तो 2 प्रकार के गैमेट्स या 2 प्रकार के शुक्राणु पिता के द्वारा बनाए जाएंगे। आधे शुक्राणु ऐसे होंगे जिसमें आई ए एलील उपस्थित होगा, जबकि 50% या आधे शुक्राणु ऐसे होंगे जिसमें आई बी एलील मौजूद होगा। और चूंकि माता में दोनों एलील समान हैं, संयुग्मजी है, तो ऐसी स्थिति में जो अंडे बनेंगे वो सभी अंडे एक समान होंगे और सभी में आई ओ एलील मौजूद होगा। अब जब निषेचन होगा तो 2 प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। यदि आई ए वाला शुक्राणु आई ओ वाले अंडे के साथ निषेचित होता है, ऐसी स्थिति में जो जायगोट बनेगा उसका जीनोटाइप आई ए आई ओ होगा और ऐसी स्थिति में भविष्य में ब्लड ग्रुप ए प्रकट होगा। जबकि यदि आई बी वाला शुक्राणु आई ओ वाले अंडे के साथ निषेचित होता है तो जायगोट का जीनोटाइप आई बी आई ओ बनेगा और भविष्य में भ्रूण में ब्लड ग्रुप बी प्रकट होगा। तो इस प्रकार से माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है उसके आधार पर हम संतान के ब्लड ग्रुप को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि रक्त समूह ए है या बी है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ता है कि रक्त समूह ए है उसके 2 प्रकार के जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं। एक जीनोटाइप जिसमें आई ए स्थिति हो और दूसरा जिसमें आई ए आई ओ हो, यानी एक जीनोटाइप संयुग्मजी प्रकार का हो सकता है, दूसरा विषमयुग्मजी। तो हमें ये ज्ञात देखना पड़ता है कि वो संयुग्मजी है अथवा विषमयुग्मजी है, उसके बाद में ही हम आगे की जो है वो कैलकुलेशन या गणना हम कर सकते हैं। यही स्थिति बी के साथ होती है, संयुग्मजी बी जीनोटाइप हो सकता है या विषमयुग्मजी बी हो सकता है। तो यहाँ इस केस में हम देखते हैं कि जो संतान है उसकी ए ब्लड ग्रुप होने की और बी ब्लड ग्रुप होने की दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो समान है, यानी चांसेज पूरे हैं। 50% चांसेज हैं ए ब्लड ग्रुप वाली संतान उत्पन्न होने का और 50% संभावना है बी ब्लड ग्रुप वाली संतान उत्पन्न होने का। लेकिन ये हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ऐसे जो दंपति हैं उनकी कोई भी संतान ए बी ब्लड ग्रुप अथवा ओ ब्लड ग्रुप की नहीं होगी। तो इस रक्त समूह का एक दूसरा जो महत्व है वो विवादास्पद पैतृकता को हल करने में भी है। कई बार 2 दंपति किसी एक संतान पे दावा कर देते हैं, कोई कह देता है कि ये हमारा बेटा है या बेटी है, दूसरा दंपति ये कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी है। हॉस्पिटल में इस प्रकार से कई बार बच्चों का एक्सचेंज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले जो है वो उसके ब्लड ग्रुप के आधार पे ये जांच कर ली जाती है कि क्या ये इनमें से किस दंपति का ये लड़का या लड़की हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में डीएनए एनालिसिस के दौरान ये कर लिया जाता है। तो रक्त समूह है जिसमें हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हमने इस व्याख्यान में मैंने आपसे बात की कि ब्लड ग्रुप एबीओ जो है उसमें किस प्रकार से वो निर्धारित होते हैं, रक्ताध्यान में क्या इसका महत्व है और इसकी वंशानुगति कैसी होती है, किस प्रकार से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, कैसे ये निर्धारित होते हैं। तो इसके पूरे व्याख्यान में मैंने आपसे इसके बारे में विस्तार से बात की। अगला जो व्याख्यान होगा उसमें मैं RH कारक के बारे में बात करूँगा। RH कारक है वो भी एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।